आज टाइम्स में नाम आया है तो आने वाले कल में देश को भी इसको ना नकारते हुए देश को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने उनके जन्मदिन पे उनको बधाई दी, मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपने बेटे को जो है प्रोत्साहित करती, वो जो और ज्यादा मेहनत से काम करता। मायावती आपको अपना दुश्मन बताती हैं, लेकिन क्या भविष्य में उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? वो बड़ी है, मैंने कभी अपने लोगों का अपमान करना नहीं सीखा। मैं तो उनका अपमान नहीं करता हूँ। 131 कल वो बुलाती हैं आपको जी कि भाई चंद्रशेखर आ जाओ, शामिल हो जाओ, क्या करोगे? दो चीजें, अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन होने से वोटों का बंटवारा होगा और फायदा जो है हमारे दुश्मन को ही होगा। मैंने प्रयास किया था कि हम लोग एकजुट रहें। कितनी बार आप अपने आप को जलील करवाएंगे बताइए। तो मैं काशीराम साहब का जो सबसे बड़ी पूंजी मेरे पास है वो उनके सिद्धांत है और उन्होंने मुझे अवसरवादिता सिखाई। और आपको बीजेपी आरएसएस कहती है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करें? आजाद समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पे नहीं मैं एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप मोदी मीडिया की तरह मत कीजिए कृपया। रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आप घूमते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। आज जो लोग प्रदर्शन करके ये कोडियों के दाम सरकारी उपक्रम को बेचा जा रहा है ना, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे मैं इनसे सब कुछ छीन लूंगा। कि क्या आपकी पार्टी में गैर दलित युवाओं को भी जगह मिलेगी अगर वो आपकी विचारधारा से सहमत है? मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिनका आपने ट्वीट पढ़ा है, जब वो मुझसे सुनेंगे और व्यक्तिगत मुझे जानने का प्रयास करेंगे तो वो मेरे सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं। कुत्ता भी कम से कम वफादार होता है, यहाँ तो इंसान भी वफादार नहीं है। वो कि जब एक गरीब का बच्चा, शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है मुँह से तान के जो है बुलेट पे निकलता है या अपनी गाड़ी में निकलता है, तो तकलीफ उनको होनी चाहिए जिन्होंने आज तक हमें इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है, उन्होंने अपने समय में काम किया है। लेकिन मैं अब उनके बोझ को कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बुआ आराम करे, उनका भतीजा काम करे। क्या आप भी बहन जी की तरह हमेशा अविवाहित रह के समाज की सेवा करेंगे या जल्दी शादी करने वाले हैं? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा सवाल है। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। द शूद्रा अब द न्यूज वीक हो गया है और आज हम अंबेडकर नामा लाल की क्लास काम की बात के साथ एक साझा प्रस्तुति लेकर आए हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी चीफ हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इनके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, वो भी मेरे साथ अंबेडकर नामा की तरफ से जो है सवाल पूछेंगे और हम मिल के चंद्रशेखर भाई का जो है इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू बेहद मज़ेदार होगा। आपने जो सवाल सोशल मीडिया पर पूछे थे वो भी हम सवाल लेंगे और तमाम विषयों पर, तमाम बिंदुओं पर हम लोग सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई, आपका द न्यूज़ वीक में, द शूद्रा में, अंबेडकर नामा में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये कॉमन जो है निमंत्रण पे मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम आप सभी लोगों को। जी, तो जय भीम। पहला सवाल ये कि अभी टाइम्स मैगजीन, जो दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसमें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में आपका नाम शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और पहली प्रतिक्रिया क्या है, कैसा लग रहा है दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शामिल होकर? पहले तो आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि जब आपका हौसला अफजाई होता है तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है। अब प्रतिक्रिया ये है कि सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी मदद की, जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिला, उन सभी लोगों का, और बाबा साहब अम्बेडकर का, जिनकी वजह से आज ये पहचान मिल पाई। संघर्ष का रास्ता मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और प्रतिक्रिया ये है कि एक नया चैलेंज है। वो जो मैगजीन में नाम है वो 100 उभरते नेताओं के हैं। अब ये यहाँ से मेरे ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं कितना खरा उतरता हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो उम्मीदें मुझसे हैं उन पे देश में भी और दुनिया में भी उस नाम को कमजोर ना पड़ने दूँ, उन पर खरा उतरूँ और बहुत कुछ अच्छा करके अगली बार इससे भी ज़्यादा जो है सम्मान का कार्य करूँ, जिससे कि अम्बेडकरवादियों का और बहुजन समाज का जो है नाम, वो उनको उस पर गर्व। तो अब थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, तो जिम्मेदारी तो शुरू से ही है। अम्बेडकरवाद एक मिशन है, ये कोई खाने कमाने की दुकान नहीं है, ये संघर्ष का रास्ता है। और जिस तरह से इंडिया में कास्टिज्म है, उसके बाद तो और संघर्ष और कठिन हो जाता है। तो जिम्मेदारियां पहले भी थी, अब उन जिम्मेदारियों को भी ध्यान रखना और इस पहचान को भी जो है आगे बढ़ाना, पीछे नहीं जाने देना है।
बहुत बहुत बधाई चंद्रशेखर। और मैं टीचर भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ और 25% पत्रकार भी हूँ। तो अच्छी बात है, आपको 100 लोगों में शामिल किया गया है। मेरे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सैद्धांतिक सवाल हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया गए पढ़ने, क्योंकि इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि लगातार आप संविधान और बाबा साहब का नाम लेते हैं, जी। तो उस लिगेसी को आप कैसे बढ़ा रहे हैं, ये जानना हमारे लिए भी और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका लंबा करियर है। तो बाबा साहब कोलंबिया गए, फिर लंदन आए, बहुत जीवन में बहुत सारे कष्ट उन्होंने झेले। 1920 से लेकर उनका संघर्ष शुरू होता है और लंबे समय तक वो आंदोलन करते रहे, अखबार निकालते रहे और तमाम ये सब गतिविधियां उनकी रही, लगातार बहुत कष्ट में जिए हैं। आप एकदम नौजवान हैं, आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। आपने भीम आर्मी बनाई और वो चीफ कहा जाता है, लेकिन मुझे इस टर्मिनोलॉजी से थोड़ी आपत्ति है, चीफ कहने से। और फिर सहारनपुर और फिर 2 साल 3 साल बाद आपने जो है पार्टी बना ली। तो इतनी जल्दी, मतलब एक संगठन से पार्टी की ओर, तो इसकी कुछ प्लानिंग आपके जहन में रही होंगी, कुछ सैद्धांतिक प्लानिंग भी रही होंगी, कुछ व्यवहारिक प्लानिंग रही होंगी। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को, हमें भी। तो जैसा आपने बताया कि अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं 25% पत्रकार भी हूँ। तो जब आप शिक्षित होते हैं तो आप तमाम तरह के काम कर सकते हैं, यानी कि आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपने मेरे संघर्ष को और भीम आर्मी का जिक्र किया। देखिए, भीम आर्मी बनाने के पीछे एक कारण था। मैंने कभी इस पे कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन आज हम लोग एक अच्छे अवसर पे बात कर रहे हैं। भीम आर्मी बनाई क्यों? मेरे पास कैरियर चुनने का अवसर था। मैं खुद उस समय जो है अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहा था। और क्यों मैंने भीम आर्मी बनाई और हमने क्यों इस पे प्लान किया, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जिन लोगों के भरोसे हमने ये मूवमेंट छोड़ी थी, हमें उस समय एक वोटर थे या सपोर्टर थे या बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि मैंने 17 से 18 साल अपने जीवन के वहाँ काम किया, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी को सही तरह अदा नहीं कर रहे थे। और वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि एक घटना मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटी। एक बच्चे की हत्या की गई और उसकी लाश जो है लगातार 3 दिन तक तालाब में फेंक दी गई, वो नहीं मिली। और मैं तमाम नेताओं से कहता रहा कि भाई आइए, इसमें मदद कराइए, तो कोई नहीं आया। लेकिन जैसे उसके बच्चे की 3 दिन बाद लाश मिली तो सारे नेता आ गए। और नेताओं का रुख ये था कि किस तरह से मामला रफा दफा किया जाए। तो जब 7 से 12 की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जब भी कोई मामला होता था तो मैं तमाम तरह से नेताओं से बात करता था कि भाई इसमें मदद कराइए। तो उनका एक सीधा जवाब ये होता था कि आप हल्ला मत करें और इससे सरकार बदनाम होगी। मैं इस बात की गंभीरता को समझता था कि सरकार बदनाम ना हो, तो मैं चुप रह जाता था। कई बार मैं सिद्धांत समझौता कर लेता था, कई लड़ाई को अधूरी छोड़ देता था। जब 12 के बाद ये इंसिडेंट हुआ, सरकार चली गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो मैंने नेताओं से कहा, तो उन्होंने कहा आप हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि फिर करेगा कौन? अगर ये लोग नहीं करेंगे, सरकार रहते बदनामी के डर से नहीं करेंगे, सरकार जाने के बाद कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो फिर हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें क्या? या उन परिवारों का क्या जो वोट देके ये समझते हैं कि अब हमारी सुरक्षा नेता करेंगे? तब मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। और नौजवान, क्योंकि सरकार ने रोजगार तो नहीं दिया था, तो उस समय मैंने भीम आर्मी बनाई और बहुत सारे साथी तैयार किए। तो हमने छोटे छोटे एजुकेशन सेंटर खोले। तो पहली लड़ाई हमारे स्कूल पे थी जहाँ भेदभाव होता था। तो हमने छोटे छोटे स्कूलिंग सेंटर जो है इसलिए खोले क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल में जब मैं एक बार गया, कक्षा 5 के बच्चे को ABCD नहीं आती थी। ये बड़ा दुखद था। हम लोग नींव इतनी कमजोर करके चल रहे हैं, और जब नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग कैसी बनेगी आप समझ सकते हैं। तो ये इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं। आज हम लोग पूछ रहे हैं, आज हम लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने अपने दिल का दर्द आपसे बयां किया। यानी कि मैं जब निराश हुआ तो मैंने भीम आर्मी बनाई। या इसलिए भीम आर्मी की जरूरत पड़ी क्योंकि नेता अपना काम नहीं कर रहे थे। अब बात आजाद समाज पार्टी करते हैं। मैं खुद 16 महीने जेल में रहा, और जब मेरे पास एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, आप जानते हैं उनको, उनका नाम है चंद्रभान प्रकाश। मैं जेल में था, वो मेरे पास आए। उससे पहले मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि भाई हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग दल नहीं बनाएंगे, हम लोग कभी चुनावी उसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भविष्य आपको किस ओर लेके जाएगा आपको नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद ये आप ये स्टेटमेंट ना दें कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैंने कहा सर मैं करना नहीं चाहता। मुझे नफरत है जो लोग वोट लेते हैं और तमाम तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो कभी हमारी गलियों में भी नहीं आते।
तो उन्होंने कहा मैं बड़ा भाई होने के नाते तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास अनुभव है और मैं तो कहता हूँ तुम आज के बाद ये कभी अपने मुंह से मत कहना। तो मैंने ये स्वीकार किया, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए। और मैं बाबा साहब से बड़ा तो नहीं, जो बाबा साहब कह गए मैं उसको सत्य मान लेता हूँ, उससे आगे हम लोग अपनी लाइन स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि जो बाबा साहब ने कहा उसमें भी मैं कुछ खोजूँ या उसमें भी कुछ मैं कटाक्ष ढूंढूँ। तो मैंने उनकी बात स्वीकार की। मैंने उसके बाद भी 2019 में इलेक्शन को पूरा इलेक्शन रहा, मैंने कभी बात नहीं की। लेकिन जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता जब उत्पीड़न कहीं होता तो वो जाते हैं और संघर्ष भी करते हैं, तमाम तरह के आंदोलन करते हैं। जब भी कोई इशू होता है, चाहे 2 अप्रैल का इशू है, बहुत सारे लोग जेल में गए, उस समय उनको जरूरत पड़ती है कि उनको बैक सपोर्ट मिले। यानी कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, आरएसएस उनकी बैकबोन है, उनको सपोर्ट करती है, तब जाके बीजेपी सर्वाइव कर पाती है। और फिर बहुत सारी चीजें क्या होती है कि वो आरएसएस की सहमति से बीजेपी में होती है। लेकिन यहाँ हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, वोट बटोर इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम एक नीति भी नहीं लागू करा सकते, एक बात भी नहीं कर सकते हैं। और जब हमारा कार्यकर्ता जेल में जाता है तो हमें किस तरह से उसकी जान बचानी पड़ती है, कोई हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, और जब हम बना सकते हैं तो हम बन भी सकते हैं। तो जो नौजवान जिसको सरकार रोजगार नहीं दे रही है, उसको नेता बनाने में क्या बुराई है? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो कहा है ना कि अगर आप राजनीति नहीं करें, राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। आज चाय बेचने वाले लोग सरकार चला रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। तो मैंने, और लाखों लोगों की मांग थी, उत्तर प्रदेश में ही तो है बहुजन समाज पार्टी का जो सरकार और तमाम चीजें हैं, वो भी लोगों ने मेहनत की, उससे बाहर तो नहीं बनी गई सरकार। लेकिन अम्बेडकरवादी मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट तो पूरे देश में है। उनकी मांग थी कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि वो काम करके कुछ अच्छा कर सकें। और राजनीति कोई धंधा नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, यहाँ से तय होता है आपका भविष्य। और मैं इसकी ताकत को अच्छी तरह समझ पाया। जब कोर्ट ने मुझे रिलीव कर दिया तो सरकार ने मेरे ऊपर NSA लगा दिया और 10 महीने के लिए मेरी आज़ादी छीन ली और मुझे तमाम तरह सताया। और तब मुझे पता है कि राजनीति, बाबा साहब ने गलत नहीं कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की। तो इस मास्टर की पे हमारा कब्जा होना चाहिए, क्या बुराई है? एक आपके बात से ही चंद्रशेखर मैं एक सवाल निकाल रहा हूँ जी। और सवाल ये है कि आपने पूरे वक्तव्य में एक बार बीजेपी का नाम लिया, 2-3 बार बसपा का नाम लिया। तो राजनीति का ज्ञान जो है वो ये कहता है जी। कि शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो। तो राजनीति आपकी यहाँ जो हकमारी हो रही है भारत में, चाहे वो दलित की हो, पिछड़ों की हो, आदिवासियों की हो, महिलाओं की हो, अल्पसंख्यकों की हो, तो हकमारी तो यहाँ कोई बाहर का आदमी तो कर नहीं रहा है, इसी देश का आदमी कर रहा है। और आपने बसपा का नाम लिया, बीजेपी। आपके राजनीतिक शत्रु कौन है? देखिए, राजनीतिक शत्रु विचारों से होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं इसलिए आपसे बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, मैं उसको सुनता हूँ। मैंने आप ही के उसमें सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी में वो मिनिस्टर रहे, कांग्रेस की सरकार में, जहाँ विचारों की लड़ाई है। आलोचना करने से आदमी कोई आगे बढ़ने का या कामयाबी होने का रास्ता नहीं है। तो यहाँ वैचारिक रूप से जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को, यानी कि जो गैर बराबरी की आइडियोलॉजी को पालन पोषण करता है, वो आपका शत्रु। अभी के समय में भारतीय जनता पार्टी इसको परिपूर्ण रूप से कर रही है, लंबे समय से कांग्रेस ने भी इसको चलाया है। और आने वाले कल में दिल्ली में जो तय हो रहा है और दिल्ली का जो एक नया शत्रु जो पैर पसार रहा है, मैं उसको भी बहुत गंभीरता से देखता हूँ। तो मैं शत्रु की परवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं शत्रु के साथ साथ जो है, क्योंकि मैदान में जब आप जाते हैं तो आपको शत्रु की ताकत के साथ अपनी ताकत का भी आकलन कर लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ अभी अपनी फील्ड तैयार कर रहा हूँ। तो राजनीतिक शत्रु लगातार बदलते रहें, क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, कभी कोई और कभी कोई। जैसे मध्य प्रदेश पे हम लोग आते हैं, आज हम देश की बात करने के लिए बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे बीजेपी की सरकार में हुए, और वहाँ के दलित और माइनॉरिटी बैकवर्ड के लोगों ने बीजेपी से मुक्ति के लिए कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन विचारधारा नहीं है, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता अपने साथ जो है 18-19 विधायकों को लेकर चले गए बीजेपी में। तो यानी कि सरकार बदल गई। तो जो वोट आपने दिया था, यानी कि 2 धारी तलवार हुई वोट, जो आपने दिया था भाजपा से मुक्ति के लिए, वो किस, अब वो क्या हो गया, वो आपके लिए आपके खिलाफ हथियार बन गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, मुझे भी लगता है कि हमारा अपना दल होना चाहिए जिसपे हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कर सकें। और आजाद समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पे है, और मुझे आगे बढ़ने में उनके सिद्धांतों का बड़ा लाभ मिला। और मुझे लाभ मिला, जो लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
काम कर रहे हैं और लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। आप जैसे लोग, मुझे उसका एक बड़ा वो मिला। मैं आपके मुंह पे ये बात नहीं कह रहा क्योंकि मैं चीज़ों को नोटिस करता हूँ, और मैं ये बहुत सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज यहाँ नहीं भी है। उन सब की मेहनत की वजह से आज चंद्रशेखर का निर्माण हो पाया, क्योंकि कोई भी एक चीज़ जो है वो एक व्यक्ति निर्माण नहीं कर पाता। एक मकान जो बनता है उसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, कहीं से रेत आता है, कहीं से मिट्टी आती है, उसकी सुंदरता के लिए तमाम तरह की चीज़ें आती है। तो भीम आर्मी को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, चंद्रशेखर को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, आज़ाद समाज पार्टी को बनाने में उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरने के लिए मैदान में। लेकिन चंद्रशेखर भाई, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि एक तो हताश होकर आपने राजनीति में एंट्री की क्योंकि आपको वहां से कोई उम्मीदें नहीं बची, एक वैक्यूम है बहुजन राजनीति में जिसको फिल करने की ज़रूरत आप बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सैद्धांतिक बता रहे हैं। अभी सिद्धांत में बिल्कुल से हम मानते हैं इस बात की कि हमें ज़रूरत है, हमें लीडरशिप क्राइसिस भी है एक तरह का, लेकिन क्या कोई ब्लूप्रिंट आपने बनाया है कि क्या आप एक विकल्प पेश करेंगे लोगों के सामने कि जो पहले के नेता हैं उनके बरक्स, उनके मुकाबले मैं आपको ये चीज़ें करके दूंगा, ये विकल्प मेरे पास है? आपने कोई ब्लूप्रिंट ऐसा बनाया है? हाँ, मेरे पास तमाम तरह के ब्लूप्रिंट हैं, और वो ब्लूप्रिंट मैं इसलिए साझा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो ये वीडियो जब जाएगी आपके इंटरव्यू की, तो इसको सिर्फ हमारे समर्थक ऑडियंस ही नहीं देखेगी, इस पे आपके विरोधी की भी नज़र होगी। और आप अपनी रणनीति अगर पहले ही मैदान में ले आएंगे तो समझिए कि आप जो हैं हारने की तरफ जा रहे हैं। बाबा साहब ने इतना शिक्षित तो हमें किया कि हम लोग हारने के लिए मैदान में नहीं हैं। ब्लूप्रिंट क्या है कि जहां आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसके लिए बिना ब्लूप्रिंट के तो नहीं जा सकते। जैसे अगर आपने पार्टी में रजिस्टर कराई है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो मानक आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, तमाम तरह से जनता की मांग है, उन पर आपको बोलना पड़ेगा। अभी तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल है, मैं आपको भी बताता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमज़ोर कर रही है, जिस तरह से वो तमाम तरह के सरकारी उपक्रमों को कमज़ोर कर रही है, और जिस तरह से युवा बड़े पैमाने पर निराश हैं। अगर देखिए, सोचिए कि अगर मुझे बसपा ने स्वीकार कर लिया होता, जैसे मैंने उनको खत लिखे, मैंने फ़ोन किए, तमाम तरह मेरे पास सारे एविडेंस है। मैं एविडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं झूठा नहीं। एक ईमानदार आदमी को तमाम तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो अगर मुझे MP MLA बनना होता 2019 में मैं प्रयास करता, 2017 में मैं प्रयास करता। अगर मुझे MP MLA बनना होता, अगर मुझे मूवमेंट चलानी थी तो मैं बसपा से इंतजार करता रहा। जब उन्होंने कह दिया कि हम इसे नहीं जानते, ये हमारा भतीजा नहीं है और ये कोई अपराधी है, ये हमसे मदद की मांग कर रहा है, तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए कमजोर वर्ग है ना, ऑपरेशन क्लास के हर व्यक्ति को, यानी कि पूरे देश के हर व्यक्ति को ताकत दी है, और ये किसी नेता से नहीं मिली, ये संविधान से मिली है। मैं इसकी ताकत को समझता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, अब साबित करने का दौर है कि युवा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और हम लोग साबित करेंगे। हमने किया भी है। आप जहाँ से आते हैं बिहार, वो उसमें मैंने बहुत काम किया और कई जगह हमें 7-8 हज़ार वोट मिले। तो इससे ये पता लगता है कि नहीं, काम वहाँ पे भी हो रहा है। तो हम अभी ये हमारा बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में, हम इसमें करके दिखाएंगे। और ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ये कोई फ्री हम किसी को कुछ नहीं बांटने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एजुकेशन। हम लोगों को एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, लोग एजुकेशन के बदौलत विदेशों में जाएं, अपने रोजगार करें तमाम तरह से, और फिर हम लोग सरकारी उपक्रमों में भी जो है जितना बैकलॉग है सबको भरेंगे। यानी कि हम लोग अपने लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण देंगे। बाबा साहब ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने, नहीं मैं एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप मोदी मीडिया की तरह मत कीजिए कृपया। मैं हाँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि संविधान, बाबा साहब ने खुद कहा कि संविधान से गैर बराबरी तो दूर हो जाएगी, जो सामाजिक गैर बराबरी, लेकिन अब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक समानता नहीं हो सकती। तो आर्थिक सशक्तिकरण पे कोई काम नहीं हुआ, ना बिजनेस में, ना हमें लोन मिलता है, ना हमें जमीन दी गई, ना कुछ दिया गया। तो थोड़ा छोटा मोटा जो कुछ हम लोग बना पाए, आगे बढ़ पाए, वो संविधान में आरक्षण की बदौलत बढ़ पाए। आज उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आज उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे अपने मुद्दों पर पूर्ण निगाह है, और उसके साथ अब उन सपनों पर भी जो नौजवान देख रहे हैं। अब आपकी बात को मैं सुनना चाहूँगा। नहीं, उसी से मेरे छोटे छोटे सवाल होते हैं, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। सवाल एक लाइन का होता है कि वैकल्पिक एजेंडा। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लेटरल एंट्री हुआ है, रोस्टर के मसले पे हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार सड़कों पे रहे हैं। अडानी, लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, तो अडानी अंबानी से लड़ने के लिए कोई वैकल्पिक एजेंडा, प्राइवेटाइजेशन का कोई एजेंडा है आपके पास उसके खिलाफ? जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो आरक्षण तो खत्म हो गया एक तरह से ना तमाम, तो उस पे आपकी निगाह है? क्या कुछ एजेंडा बनाया है उस पे, उसको कैसे डील करेंगे? मुझे आशा और उम्मीद थी कि आप लोगों की नज़र उस पे होगी, क्योंकि आपको मेरे ऊपर नज़र रखनी चाहिए और हर व्यक्ति पर नज़र रखनी चाहिए।
हमने 7 मार्च को एक संसद घेराव की कॉल दी है और वो मैंने कहा कि ये हमारे आंदोलन का प्रथम चरण है। हम उसको गांव पे लेके जाएंगे, हम गांव में पंचायतें करेंगे, किसान पंचायतें करें, हम उस समाज को तैयार करेंगे जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर वही तैयार नहीं होगा तो आप लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? और इसके लिए पूना पैक्ट एक बड़ा उदाहरण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से पूना पैक्ट पे समझौते पे हस्ताक्षर किए, क्या कितने दुख में तकलीफ में। तो हम लोग उसमें पंचायतें करेंगे, हम मीटिंगें करेंगे, हम बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और फिर अगर उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बनता तो सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह से बंद और सब चीज़ें हमने पहले भी की हैं, जैसे हमने SST एक्ट पे किया है अब सब लोगों के सहयोग से, तो हम ऐसे कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को हम निर्णायक भूमिका में ले जाना चाहते हैं क्योंकि सरकार अपना काम बंद नहीं करेगी। सरकार अपने एजेंडे पे जो RSS का बंचर ऑफ थॉट में लिखा गया है वो उस पे है और हमें भी एजेंडे हम पे होने चाहिए। दुश्मन पे तो नहीं रख रहे हैं लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या है वो हमने बनाई और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निराश नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो लोग प्रदर्शन करके ये कोडियों के दाम सरकारी उपक्रम को बेचा जा रहा है ना, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे मैं इनसे सब कुछ छीन लूंगा और वापस जो है इसको वापस पटरी पर लेके आऊंगा, क्योंकि ये इससे गरीब लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मैं मेहनत की कमाई जो तैयार हुई देश की खुशहाली के लिए उसको अमीरों को छीनने नहीं दूंगा। इस पे गरीबों का भी उतना है जितना अमीरों का है। नेशनलाइजेशन एक विकल्प हो सकता है और आप मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें आप मुझसे ना कहलवाएं तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। अच्छा, तो अभी इसमें तो बिजनेस का और आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और ये बिजनेस में भी होना चाहिए और ये तो हमारे नारे रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आपको याद होगा और मुझे लगता है आपको तो याद है, 100 में से 90 भाग हमारा है, धन धरती का बंटवारा करो। वो होगा लेकिन उसके लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा, जैसे अपने झूठे एजेंडे इन्होंने सत्ता में आने के बाद लागू किए। छोटे छोटे 2 सवाल मेरे। एक, बाबा साहब जब आए तो उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया, अखबार निकाले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा चलाया, डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट चलाया, तमाम ये सब आप देखेंगे और ये चलाया तो अपने लोगों को ट्रेंड करने के लिए। मैं सहमत हूँ। एक सवाल ये रहेगा कि आप अपने लोगों को वैचारिक रूप से ट्रेंड करने के लिए क्या रास्ता अपना रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा मतलब दिलचस्प सवाल है कि जहाँ तहाँ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर कांग्रेस का एजेंट है तो बीजेपी का एजेंट है, तो इसको कैसे आप काउंटर करते हैं? काउंटर नैरेटिव क्या है? हाँ, मैं पहले सवाल पे आ जाता हूँ। अक्सर क्या होता है जब मुझसे कोई 2 सवाल पूछता है तो मैं पहले सवाल का जवाब दे पाता हूँ, लेकिन मैं आज दोनों सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल जो आपका था कि कैसे ट्रेंड करेंगे, बाबा साहब ने किया, काशीराम साहब ने भी किया, बहुजन संगठन को उन्होंने चलाया। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कैडर की, हमें सस्ते संसाधनों पे अपना काम चलाना है। हम ये अमीरों की पार्टी तो नहीं है, ना ही अमीरों का संगठन, ना ही इसको इस तरह का सपोर्ट है। मैं बहुजन मीडिया की बात करूंगा, किस तरह से वो सर्वाइव करते ये वो बेहतर जानते हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे अधिकार भी नहीं। तो हम कैडर का प्रोग्राम हमने चलाया है। कैडर से क्या ना, पहले जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनको तैयार किया जाए और वो फिर गांव-गांव जाके समाज को तैयार करें। जैसे ना बिकने वाला समाज एक बड़ा आंदोलन काशीराम साहब ने बनाया, तो ना बिकने वाले समाज के साथ अभी मुझे लगता है लीगल प्रोस्पेक्टिव पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने महसूस किया, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, हमारे लोग FIR भी नहीं लिखवा पाते, FIR की लैंग्वेज उनको नहीं पता। अंत क्या हुआ, कोर्ट में FIR नहीं टिक पाती, जबकि दुर्घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं गांव-गांव पर, हमने अपनी टीम बनाई है लीगल, उसमें हमारे ने छोटे छोटे सेंटर खोले, एजुकेशन के साथ साथ हमने एक और सेंटर खोले जहां अपनी आदमी आके जो है एप्लीकेशन अपनी परेशानी बता सकता है और वहीं से जो है वो एप्लीकेशन जो है तैयार हो जाएगी और वो हमारा ये आदमी लेके जाएगा, जो संबंधित अधिकारी उससे बात करेगा। तो हमने काफ़ी सब चीज़ें तैयार की, लेकिन क्योंकि किसी का सहारा इशारा नहीं लिया है, क्योंकि काशीराम साहब कहते जिसका सहारा लोगे उसका इशारा भी मानना पड़ेगा, तो इसलिए अपने लोगों पे सीमित संसाधनों बना स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है। और मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम भी नहीं है। पौधा अगर कोई लगाया जाता है तो वो 10 दिन में तैयार नहीं होता और वो 2 साल में फल नहीं देता, उसको एक समय सीमा तक तैयार होने दिया जाता है। इसको तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे फल जरूर मिलेगा। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। कई लोगों के नाम से बदनाम किया गया है, कभी कहते हैं कांग्रेस के एजेंट है, कभी बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इस बात को वैचारिक रूप से लूँ तो अगर मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, बीजेपी का एजेंट हूँ, तो यानी कि वो दोनों एक हैं, और वो दोनों एक है तो तमाम तरह से पूरे देश में कौन सा किस बात की राजनीति चल रही है, क्योंकि सेंटर में कभी कांग्रेस रहती कभी बीजेपी रहती। चलिए छोड़िए, हम वापस आते हैं। अगर वो इतने बनाने वाले होते तो कुछ और क्यों ना बना लेते वो अपने आप ही क्यों ना बना लेते? आप समझ रहे हैं, कोई किसी को नहीं बना सकता और कोई किसी को नहीं हटा सकता है। इसलिए नहीं बना सकता है कि व्यक्ति का काम उसकी पहचान होती है, और मेरी जो पहचान है वो मेरा काम है।
मैं काम बंद कर दूंगा तो विश्वास कीजिए आप भी मुझे अपने चैनल पे नहीं बुलाएंगे, क्योंकि नकारा लोगों को कौन बुलाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपके सवाल के संदर्भ में बताता हूँ। मेरे ऊपर एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि भाई मुझे मीडिया जो है भरपूर रूप से मिलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया। कहने का मतलब वही था। हाँ, जो किसी और नेता को नहीं मिलता है। और गजब की देखिए, मेरी सबसे बड़ी जो अभी जो मैंने सफलता अर्जित की वो थी टाइम्स मैगजीन। और टाइम्स मैगजीन को मैं समझाता 193 देश दुनिया के, जिनमें से 100 लोगों को चिन्हित किया गया, यानी कि 2 देश में से एक व्यक्ति, और इंडिया से मैं एकमात्र व्यक्ति। और यानी कि पूरी मीडिया में चर्चा होनी चाहिए। तो आप देखिए कि सिर्फ कास्टिज्म की वजह से, और ये एक बड़ा कार्य था जिससे कि तमाम लोगों को दिक्कत होती, तो मैं आलोचना का भी शिकार हो रहा हूँ। जो कुछ चला रहे, बाकी कोई कुछ चला ही नहीं रहा था। मैं तो धन्यवाद करता जिन लोगों ने आलोचना भी की, क्योंकि आज हम उनके कैमरे में आए तो सही, कम से कम आज वो बहुजन समाज के, यानी कि चलिए मैं दलितों की बात करूं, दलितों को नोटिस तो कर रहे हैं, जिनको बराबर में नहीं बिठाया जाता था, आज उनकी चर्चा हो रही है। तो ये चर्चा बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी उनके कैमरे में हम आ गए हैं तो अब उनके दिलों में नहीं जाना है, उनके दिमाग में हमको परमानेंट रहना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको अवसर दूंगा कि उनको भविष्य में भी ऐसे अवसर मिले कि उनके पेट का दर्द जो है वो बढ़ता रहे और वो हमारी आलोचना करते रहे। कम से कम हमारे लोगों को पता तो लगता रहे कि ये मीडिया का चालचित्र तो उनको पता लगना चाहिए। तो मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ मतलब देश के लिए गौरव की बात थी, और इससे ये भी संदेश जाता कि देखिए वहाँ मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पाया। तो मुझे इससे दुख नहीं, बहुजन मीडिया ने बहुत चला, ये बहुत है, और हमने सोशल मीडिया से चला दिया, हमारे लोगों ने चला दिया, वो बहुत है। तो जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको पता है कि उनको सम्मान मिल रहा है, ये उनके लिए, उनको आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए बहुत है। चंद्रशेखर भाई, हम इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी सरकार बनानी चाहिए, अपनी सत्ता में अपने लोगों को बैठाना चाहिए, लेकिन हमारा दुश्मन एक है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि दुश्मन एक है, लेकिन बहुत सारे संगठन हो गए हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं, तो इससे वोटों का बंटवारा होता है। हमने देखा कि बुलंदशहर में जो आपने उपचुनाव लड़ा, तो आपके हिस्से कुछ वोट आए, फिर कुछ वोट जो है किसी दूसरी पार्टी के हिस्से में चले गए, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। तो आपको ये नहीं लगता है कि अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन होने से वोटों का बंटवारा होगा और फायदा जो है हमारे दुश्मन को ही होगा? देखिए, मुझे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन जिन लोगों को लगना चाहिए उनको नहीं लगता है। मैंने प्रयास किया था कि हम लोग एकजुट रहें। कितनी बार आप अपने आप को जलील करवाएंगे बताइए? फिर आप ये कहलवाना चाहते हैं कि मतलब मेरे अंदर क्षमता नहीं, मेरे छोड़िए किसी देश के किसी नौजवान में क्षमता नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात जरूरी बताना चाहता हूँ। मैंने तमाम संगठनों से बात की, और मैंने ये भी कहा, ये मेरा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कि जिस दिन मुझे लगेगा मुझसे बेहतर कोई काम कर रहा है, मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई तो आके खड़े। देखिए, ये एक मूवमेंट है। सत्ता जो है ना, माध्यम है, सब कुछ नहीं है। उसके लिए उसके बाद भी तमाम तरह की जरूरतें रहती हैं जो आपको पूरी करनी है। तमाम तरह का एक मानक है जिसको आपको आगे बढ़ाना है। तो वहाँ से नीतियाँ डेवलप होती है, वहाँ से आपको संसाधन मिलते हैं, मतलब तमाम तरह की चीज़ें मिलती है जिसको आप ज़मीन पे उतार सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। अब बात है मुझे साबित करने की। मेरे फादर जो हैं, हम 3 भाई हैं और 3 बहनें, मतलब 6 लोग हैं परिवार में। अगर उनके पास कोई सोचे उनके पास कोई अखबार होता या उनके पास कोई बिजनेस होता, तो वो अपने कौन से बेटे को जो है वो देते। मुझे लगता है कि वो अपने उस बेटे को देते जिसको समझते हैं जिम्मेदार है, चला सकता है। जब आप इस नीति को छोड़ के कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस नीति को आप नहीं छोड़ रहे, तो आप कौन सी व्यवस्था का पालन पोषण कर रहे हैं? सच्चाई तो ये है ना कि जो हकदार होगा वो बनेगा। आज कहाँ हकदारी है? देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए हम दूसरों की बात नहीं करते हैं। रिजर्व कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम 3 लोग हैं, हम लोग अपनी आपस की बात करते हैं, और तीनों लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाद में मानक ये हो कि भाई जिस पे पैसे होंगे वो लड़ेगा। तो 2 लोग जो मेहनत कर रहे हैं, और वो इसलिए ईमानदार से मेहनत कर रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं इस पे किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा, मगर मुझे लगता है कि हमें इस राजनीति को इतना सस्ता कर देना चाहिए कि गरीब का बच्चा भी ये महसूस कर सके कि उसको वो भी कभी विधायक MP बन सकता है और अपनी सोसाइटी के लिए काम कर सकता है। आज नेता चुनाव के समय जाते हैं, और चुनाव से के बीच में जो 4-5 साल गैप होता है, उसमें क्या क्या जनता परेशानी महसूस करती है वो थोड़ा ही जानते हैं। हमारे लोग जो गांव में काम करते हैं वो जानते हैं, क्योंकि हमारे लोग लाठियां खाते हैं, हमारे लोग मुकदमे झेलते हैं, हमारे लोग तमाम तरह के उत्पीड़न झेलते हैं। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की बात बताऊं तो जब हम लोग आंदोलन में यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ की ट्रेनें बंद कर दी जाती है, हमारे यहाँ की बस बंद कर दी जाती है। आज अगर हम किसी आंदोलन में जाते हैं, मैं खुद कल उन्नाव गया था,
परसों मुझे उन्होंने बैराज से आगे नहीं जाने दिया, वहीं रोक लिया और सब तमाम तरह गाड़ी और पुलिस लगा दी। अब मैं अगर नहीं जाऊं तो ये इस पे मेरा दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि ये मेरी यही पहचान है। चंद्रशेखर भाई, आप मान्यवर काशीराम साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन उन्होंने संगठन पे ज़्यादा काम किया। 1978 में बामसेव बनाया और फिर 1984 में बीएसपी बनाई, तो कई साल उन्होंने गांव-गांव जाके संगठन बनाया और अपना काडर तैयार किया। लेकिन आपने जो है कुछ महीने बाद ही जेल से छूटने के पार्टी का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि संगठन पर ज़्यादा काम करना चाहिए था या फिर ये सही मौका था पार्टी बनाने का? जल्दबाजी तो नहीं किया आपने? देखिए, 78 और 84 6 साल और हमने भीम आर्मी का काम 2012 में स्टार्ट किया, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भीम आर्मी को नाम हमने 2014 में दिया, पार्टी हमने 2020 में बनाई, लगभग 6 साल का समय है। मैं इससे भी अलग एक बात बताता हूँ। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब को मानना और उनके सिद्धांतों पर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, जबकि उन्होंने उनको देखा नहीं। वो 91 में पैदा हुए और 90 में ज्योतिबा फुले चले गए। तो मैं काशीराम साहब का जो सबसे बड़ी पूंजी मेरे पास है वो उनके सिद्धांत है, और उन्होंने मुझे अवसरवादिता सिखाई। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा आपसे सवाल है, फिर मैं दोबारा इसका जवाब दूंगा कि सोचिए कि जिस तरह से हमारी बहुजन मूवमेंट का स्तर गिर रहा है, मतलब 2012, फिर 14, फिर 17, फिर 19, हम लोग डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो जब बिल्कुल जीरो हो जाएंगे तब मैं कुछ नई शुरुआत करूं, यानी कि समाज को 10 साल जो है गड्ढे में पड़ा रहने दूं, समाज को तड़फने दूं, समाज को जो है लूटने दूं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपना काम शुरू करेंगे और अब बहुजन समाज पे विकल्प है। जो अच्छा काम करेगा, जो उनकी हक की लड़ाई लड़ेगा, जो उनके लिए खड़ा रहेगा, जो उनके मुद्दों पे बात करेगा, उनको उन्हें चुनना चाहिए। अब उनकी मजबूरी नहीं है, और जब मजबूरी होती तो आदमी ना चाहते भी वो काम करता जो उसको नहीं करना होता है। अब उनको ना कुछ ना चाहने और चाहने वाली बात नहीं, जो उनको आंखों से देखें, परखें, और जिसका काम अच्छा उसको सपोर्ट करें। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से, जिस शिद्दत से, जिस ईमानदार से, जिस मेहनत से दिन रात ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी तूफान देखते हैं, ना संसाधन देखते हैं, मोटरसाइकिल पे भीम आर्मी कार्यकर्ता काम करते हैं, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज टाइम्स में नाम आया है, तो आने वाले कल में देश को भी इसको ना नकारते हुए देश को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम पे हम लोग चल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अवसरवादिता। सपोज आप कल होके, मेरी शुभकामना है कि देश के आप बड़े नेता बने, कल होके आप बड़ा नेता बनते हैं उत्तर प्रदेश का या देश के, और आपको बीजेपी आरएसएस कहती है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? हाँ, ये मेरा कमिटमेंट है, इसको रिकॉर्ड किया जाए। मैं दुश्मन के खेमे में खड़े होके अपनी राजनीति को कोई ताकत देने की बजाय मैं दुश्मन के विरोध में खड़ा रहूंगा। यहाँ मेरी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय से हमारे अधिकार छीन के रखे और जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो हमारे साथ लग के वो अपना फायदा उठाना चाहेंगे। मैं उनके साथ कभी नहीं जाना चाहूंगा। और अवसरवादिता का मतलब ये नहीं होता कि आप दुश्मन से समझौता कर लें। आखिर में मुझे लगता है कि शायद काफी वक्त हम लोगों ने आपका लिया है। आप युवा एडवोकेट कम लीडर हैं, जो हमारे साथी सुन रहे हैं, और आपके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत युवा यंगस्टर्स फॉलोअर हैं, और हम लोगों ने बहुत गंभीर बातें की हैं, एकेडमिक कम पॉलिटिकल सारी बातें हम लोगों ने की है, और बगैर चिल्लाए हुए बहुत हल्ला हंगामा के। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहते हैं युवा को? जी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं अपनी बात को कि याद रखिए कि चंद्रशेखर मिटना पसंद करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सहयोग लेके ना चीफ मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कभी कोई और चीज बनना पसंद करेगा। मैंने कहा काशीराम साहब को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, काशीराम साहब ने मना किया। लेकिन बीजेपी अगर किसी का सहयोग करती है तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं करती है, उसको खत्म करने के लिए करती है। ये मिस्टेक हुई और इस मिस्टेक का बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। यानी कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी जमी रही थी, वो उस उत्तर प्रदेश में पनप गई, आज सत्ता में बैठी है। वो अपने टूल्स को यूज करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा भाषण सुन के बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनमें ताकत भी है, उनमें जुनून भी है, मगर मैं उनसे चाहता हूँ कि वो पढ़े,
अभी हम लोग सीखने के दौर में हैं, और ज़िंदगी में का एक कड़वा सत्य ये है कि वो आदमी अपने आखिरी दौर तक भी सीखता है, जब तक उसका अंतिम समय आता है। अगर वो सीखेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग बाहर निकल के आए, जिन्होंने भी काम किया, वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हम बुद्ध की बात करते हैं, तमाम जो हम पे उदाहरण है वो ज्ञान के। बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर इतना कुछ कर पाए तो ज्ञान की बदौलत। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मैंने किसी सज्जन के इंटरव्यू में पढ़ा कि वायसराय भी अगर किसी के आगे खड़ा होता था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, क्योंकि बाबा साहब पे एकेडमिक नॉलेज इतनी थी, और हर क्षेत्र में वो अर्थशास्त्री भी थे, वो राजनीतिक भी थे, वो समाजशास्त्री भी थे, और तमाम तरह की जो फील्ड थी, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया था। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो मुझसे सीखें अन्याय के खिलाफ लड़ना, वो आवाज उठाना सीखें, वो ईमानदारी सीखें, और वो अपने सिद्धांतों पे खड़ा होना सीखें। उसके साथ साथ वो सीखें, पढ़ें तमाम तरह के अखबार, तमाम तरह की जरूरी चीज़ें, और अपने महापुरुषों का इतिहास, और उस इतिहास में सब कुछ है। इतिहास बल देता है और इतिहास ताकत देता है आगे बढ़ने की, प्रेरणा भी देता है और आपको सिखाता भी। जी, इसी से जुड़े हुए एक कुछ सोशल मीडिया पे हमने सवाल डाले थे कि जो आपसे पूछना चाहें, तो इसी युवाओं की क्योंकि बात हो रही है, तो डेमोक्रेसी नाम के एक यूज़र ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या आपकी पार्टी में गैर दलित युवाओं को भी जगह मिलेगी अगर वो आपकी विचारधारा से सहमत है तो? देखिए, हुआ ये है कि मैंने कभी दलित की बात नहीं की। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 का सम्मान करते हैं कि सभी को धार्मिक आज़ादी है। मैं किसी की धार्मिक पहचान भी नहीं छीनना चाहता हूं, मगर मैंने बहुजन की बात की है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोग आते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बात कर रहा है वो हमारा है, और जो हमारा होते हुए भी जैसे 131 MP सदन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, लेकिन उनके होते हमारे अधिकार छीन रहे हैं, तो मैं उनको अपना कहने को के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है जो हमारी बात कर रहा है वो किसी जाति धर्म का भी है तो वो हमारा है, और ऐसा पहले भी हुआ है। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते, जाति हमने नहीं बनाई, जाति हमारे ऊपर थोपी गई है, और इसकी वजह से हम तमाम तरह के अपमान झेल रहे हैं। तो जो भी युवा काम करना चाहता हो अपने देश के लिए, और इस परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी की लड़ाई को, इस मूवमेंट और आंदोलन में बल देना चाहता हूँ, मैं उसका स्वागत करूंगा खुद। बिल्कुल, और ये स्टीरियोटाइप भी तोड़ने की जरूरत है कि हम सिर्फ दलितों के लिए वो मीडिया ने जो बनाया है आज तक वही चला आ रहा है सिर्फ। अजय गौतम ने सवाल पूछा है ट्विटर पर कि रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आप घूमते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है, मगर मैं पूरी आज़ादी देता हूँ। ये आज़ादी वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन है, उनके पास सरकारी उपकरण है। मेरे नाम पे एक मोटरसाइकिल है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिलाई थी, बाकी चीज़ें जो हैं हमारी टीम के सहयोगी लोग मुझे प्रोवाइड करवाते हैं, और मैं व्यक्तिगत मेरे पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। और मैं इस बात पे खुद दुखी नहीं हूँ कि मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ ये समाज का प्रत्येक व्यक्ति गाड़ी रखे, जिनके लिए हम लोग काम करें, वो मर्सिडीज में चले, वो चले हेलीकॉप्टर में, और उसके खुद के जेट प्लेन हो, उसकी खुद की तमाम तरह की फैक्ट्रियां हो, हम वो चाहते हैं। क्यों? दलित का मतलब ये होता है कि जिसके कपड़े फटे हुए हों और जिसके पैरों में चप्पल ना हो, या जो व्यक्ति जो है बैलगाड़ी से चले, या जिसको कोई हाक रहा, वो दलित होता है। दीनहीन होके आया, हाथ जोड़ के साफ साफ करता है। अम्बेडकरवादी लोग हैं, और अब बाबा साहब ने हमें कोट पहनना सिखाया, तो मैं प्रयास करूंगा कि ये सुविधाएं जो हैं जो अमीरों को मिलती है, मैंने कई जगह कहा भी कि अमीरों का कुत्ता जो, मुझे कुत्तों से परहेज नहीं है, कुत्ता भी कम से कम वफादार होता है, यहाँ तो इंसान भी वफादार नहीं है। वो अमीरों का कुत्ता AC में सोता है, गरीबों के घर पे पंखा भी नहीं, पंखा छोड़िए, बहुत सारे लोग, उन्नाव का जो मामला है, उन पीड़िता के घरों पे छत भी नहीं है। तो हम तो उस समाज से आते हैं, हमारे लिए शौक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इनको सुविधाएं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये माध्यम है कि अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो 12 घंटे लगेंगे, अगर मैं प्लेन से जाऊंगा तो 2 घंटे लगेंगे। मैं अपने समय को बचा रहा हूँ। एक बात सुमित मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, उनको अगर मौका मिले, बढ़िया समाज अगर प्रोवाइड करे, तो उनको रिजॉर्ट में 5 स्टार में रहना चाहिए, उनको लग्जरी में रहना चाहिए, आपकी तरह एकदम, और उसको बढ़िया खाना खाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि बेसिक लड़ाई एटीट्यूड की है। वो आपको देखना ही चाहते हैं फटा हुआ, देखना ही चाहते हैं टूटा हुआ। आप मुझसे मैं नहीं कहना चाह रहा था, आप मुझे कहने को मजबूर कर रहे हैं कि इसी बात की तो तकलीफ है कि जब एक गरीब का बच्चा, शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है, मूछे तान के जो है बुलेट पे निकलता है या अपनी गाड़ी में निकलता है, तो तकलीफ उनको होनी चाहिए जिन्होंने आज तक हमें इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार हैं। लेकिन तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो राजनीतिक कारणों से जो है मेरे विरोधी बने बैठे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिनका आपने ट्वीट पढ़ा है, जब वो मुझसे सुनेंगे और व्यक्तिगत मुझे जानने का प्रयास करेंगे, तो वो मेरे सबसे बड़े फॉलोअर्स होंगे। आखिरी 2 छोटे सवाल मैं ले रहा हूँ। आंसू लिखते हैं कि मायावती आपको अपना दुश्मन बताती हैं, लेकिन क्या भविष्य में उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? वो बड़ी है, मैंने कभी अपने लोगों का अपमान करना नहीं सीखा, मैं तो उनका अपमान नहीं करता हूँ। 131 कल वो बुलाती हैं आपको जी कि भाई चंद्रशेखर आ जाओ, शामिल हो जाओ, क्या करोगे? 2 चीजें।
पहली बात ये है कि आपने कहा कि वो दुश्मन बनती है, मुझे नहीं पता किन कारणों से मानती हैं। तो मैंने कहा वो बड़ी हैं हमारी, उन्होंने अपने समय में काम किया है, लेकिन मैं अब उनके बोझ को कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बुआ आराम करे, उनका भतीजा काम करे। और आपने कहा कि अगर वो बुलाती है, मैं स्वागत करूंगा उसको दम का। और मैंने बहुत दिन, लंबे समय तक इंतजार किया है प्रोफेसर साहब उसका कि वो दिन आए, लेकिन बुरा ये था कि गरीब दलितों से उनके रिश्ते नहीं है, तो इसलिए जो है वहाँ एंट्री नहीं है। वहाँ एंट्री होती है तो जिनकी एंट्री खुली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप मुझे जातिवादी तुरंत घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ किस परिवार की वहाँ खुलेआम एंट्री होती है, और मेरी इतनी औकात नहीं है जिसको टाइम्स में जगह मिली कि छोटे मोटे लोग हैं हम लोग। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर ये लड़ाई मुझसे व्यक्तिगत नहीं है तो क्या बीएसपी के लोगों को मेरी इस कामयाबी में मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं? ये मिनिमम कटसी है। मैंने उनके जन्मदिन पे उनको बधाई दी, मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपने बेटे को जो है प्रोत्साहित करती, वो जो और ज्यादा मेहनत से काम करता? लेकिन मैं इससे घबराऊंगा नहीं और मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, एक दिन वो मेरे ऊपर गौरव महसूस करेंगे। संजू कुमार का आखिरी सवाल ले रहे हैं हम इस पूरी डिस्कशन का। उन्होंने लिखा है कि क्या आप भी बहन जी की तरह हमेशा अविवाहित रह के समाज की सेवा करेंगे या जल्दी शादी करने वाले हैं? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा सवाल है, इस पे कुछ सच्चाई मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि मैं अविवाहित नहीं रहूंगा। मैं विवाह करूंगा, और मैं बाकी कुछ चीजें जो हैं वो आपको समय समय बताता रहे। बिल्कुल, जल्दी मौका मिले घोड़ी चढ़ने, आप और हम लोग बैंड में नाचें। कोशिश करूंगा कि मैं उसको उसी तरह से करूं जिसमें मेरा कम खर्चा हो, और मैं अपने चीजों को अपने तरीके से कर पाऊं। ये कोई बड़ा माध्यम नहीं कि हमारे लोगों पे पैसे ना हो और वो घोड़ी और तमाम तक संसाधन करे, और उस कर्जे को वो अगले 7 साल तक साहूकार का 10 साल तक उसको पाटते फिरे। ये बेवकूफ़ी है। हमें करनी चाहिए कोशिश अच्छा करने की, ना कि दूसरों को देख के और उनके तरह करने के चक्कर में खुद को गुलाम बना देना चाहिए। मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता, और मैं चाहता हूं कि हम जय भीम, जय भारत, जय संविधान की बात करते हैं, जय विज्ञान की बात करते हैं, तो हमें तमाम तरह के पाखंडवाद से बाहर निकलना चाहिए। बस हम किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए और अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। बहुजन समाज को ये जरूर सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं चाहूंगा कि रतन सर इस डिस्कशन को कंक्लूड करें। ये थे चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के वन ऑफ द फाउंडर्स और आजाद समाज पार्टी के नेता। मैं चीफ नहीं कहूँगा। और आपने देखा एक्सटेंसिव इंटरव्यू, इनको बहुत ही हम लोगों ने ग्रिल करने की कोशिश की, और तमाम सवाल वो पूछे जो आम तौर से लोग इनसे पूछते हैं, और बहुत ही बेहतरीन। अब मुझे लगता है कि शायद द वीक और अम्बेडकरनामा के जो साथी देख रहे होंगे, और चंद्रशेखर भी शायद शेयर करेंगे इन वीडियोस को, उनको आनंद आएगा। कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा एंड द वीक जो है वो जो शुद्रा चैनल है उसी का नया नाम है। बहुत मजा आया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग बोथ ऑफ दीज चैनल्स। और चलिए, अपना कमेंट्स लिखना न भूलें, अपना लाइक करना, बटन दबाना न भूलें, और घर घर पहुंचाना, क्योंकि ये 2 चैनल ऐसा है कि हम लोग सिर्फ न्यूज़, एवरीडे न्यूज़ की बात नहीं करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं। हम लोग पढ़ लिख के नए नए सवाल आपके सामने लाते हैं, और आप उससे जानने की कोशिश करते हैं, उससे एक समाज की दिशा और लाइन तय हो। शुक्रिया, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू।